हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित बोर्ड कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी देखो हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने 12 की प्रश्नावली थी उसको हम 3 चरणों में कर रहे हैं। 2 चरणों में मैंने आपको इसका रिवीजन करवा दिया है। आज इसका तीसरा और अंतिम चरण होगा। इसमें आज हम 12 की प्रश्नावली कंप्लीट है उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। इससे देखो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल पर देखो कुछ प्रश्नावली, मान लो 1 की प्रश्नावली है, फिर 3 की है, फिर उसके बाद में 4 की है, फिर 6 की है, फिर 7 की है, उसके बाद में फिर 7 की है, उसके बाद में फिर 15 की है, फिर 17 की है, फिर 18 की है। ये प्रश्नावली मैंने कम्प्लीटली इनको कंप्लीट पढ़ा रखा है मैंने, यानी सारे के सारे प्रश्न आपको इसमें अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इनको पढ़ना कैसे, देखो आप जब चैनल के अंदर जाओगे तो इसमें आपको जब आप इसकी प्ले लिस्ट में जाओगे ना, प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पर आपको देखो 2 प्रकार की प्ले लिस्ट नजर आएगी। एक तो 12th क्लास के लिए है, एक है 10th क्लास के लिए। और जब आप 10th क्लास की प्ले लिस्ट को ओपन करोगे ना, तो वहाँ पर आपको ये सारी जो 8 प्रश्नावली है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके टोटल प्रश्न है उनकी मैंने वीडियो बना के चैनल में डाल रखी है, तो आप वहाँ जा करके इनसे सुनकर आपको कोई क्वेश्चन देखना है तो आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम जो प्रश्न स्टडी कर रहे हैं वो हम केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों का जो रिवीजन है वो एक साथ यहाँ पर संभव नहीं है। जो चुनिंदा मुख्य प्रश्न है हम केवल उन्हीं की बातें करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसी श्रृंखला में जैसे आपका कुछ सवाल है, जैसे हम आज बात करते हैं 12.4 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 12.4 में आप देखो कुछ सवाल है। एक तो सवाल आपका ये है, जैसे आपका आता है इसमें सवाल नंबर 6 आता है। 6 नंबर सवाल में क्या लिखा है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक आपको पहले कोई चक्रीय चतुर्भुज लेना है, कौन सा, ABCD। तो मान लो पहले मेरे पास ये तो क्या कंप्लीट हो गया है, और इसमें क्या कर रखा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB और DC को बढ़ाए जाने पर ये E पर मिलती है। तो देखो ये मान लो इस तरह से आपके पास क्या है, कोई चक्रीय चतुर्भुज आ रहा है, ABCD और D इस फॉर्म में बना हुआ ये इस फॉर्म में क्या रहा, हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज आ रहा है। फिर पूछा है कि AB और DC को आगे बढ़ाए जाने पर, जब आप इनको आगे बढ़ाते हो ना ऐसे, तो बिल्कुल जाकर के कहाँ पर मिलती है, ये एक बिंदु है हमारे पास यहाँ पर E, ये जाकर के E बिंदु पर मिलती है। प्रश्न में लिखा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जब आप AB और DC को आगे बढ़ाओगे तो ये बिंदु E पर जाकर के मिलेगी, ठीक है ना। और अब आपको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज EBC और EDA, EBC और EDA दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए पहले यहाँ पर हम दिया गया ये बात कर लेते हैं। तो देखो दिया गया बस मुख्य बात यही है कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। बस जो मुख्य बात है वो आपकी केवल क्या है, यही है, ठीक है ना, कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको इसमें यह करना है कि जो त्रिभुज आपका होगा कौन सा, ABC त्रिभुज, जो त्रिभुज आपका ABC होगा वो किसके समरूप आएगा, वो त्रिभुज आपका EDA के समरूप आएगा, EDA के समरूप। ये आपको दिखाना है कि जो आपका त्रिभुज ABC है वो EDA के क्या आएगा, समरूप आएगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो आप इसकी उत्पत्ति एक बार देखिए। समरूप दिखाने के लिए आपने 11 की प्रश्नावली में कुछ नियम पढ़ने हैं। देखो या तो आपने AAA का नियम पढ़ा है, इसको संक्षेप में आप AA का नियम भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपने SSS का नियम पढ़ा है, या आपने SAS का नियम भी पढ़ा है। ये 3 नियम आपने प्रश्नावली जो 11 की है उसमें आपने पढ़े हैं। तो हमें किन्हीं 3 में से एक नियम को काम में लेके इनको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो देखो समरूप दिखाने के लिए यहाँ देखो भुजाओं में तो कोई संबंध है नहीं, तो हमें यहाँ पर कोण वाला संबंध काम में लेना पड़ेगा। तो देखिए जब आप एक तो इस त्रिभुज EBC की बात करो और आप इस बड़े वाली की बात करो, देखो दोनों में आपके पास एक तो कोण ही तो क्या जाएगा, बिल्कुल ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों में काम आ रहा है। लेकिन देखो अभी आपके पास दूसरा कारण नहीं है, तो दूसरा कारण कहाँ से पता करोगे। देखो इस छोटे वाले त्रिभुज का ये जो B कोण है ना वो इसके बराबर होता है। ये मैंने आपको कल प्रमेय पढ़ाई थी कि जैसे आपके पास मान लो कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होता है इस तरह से, उस चक्रीय चतुर्भुज में अगर आप एक भुजा को आगे प्रोड्यूस करते हो यानी बढ़ाते हो इस तरह से,
तो ये जो एक्सटीरियर एंगल वो अपने अंतर्विमुख कोण क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो उस नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो देखो अब हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो देखिए आप। तो सबसे पहले आपको 30 जो अपना दूसरा रिजल्ट प्राप्त करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो कोण आपका यहाँ पर D कोण है ना, वो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, ये कोण आपका EBC के क्या आएगा, बराबर आएगा। इसको आपने क्या मान लिया, एक बार समीकरण नंबर 1 आपने मान लिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, अपने दोनों त्रिभुजों को दिखाएंगे समरूप। तो आप लिखोगे त्रिभुज EBC तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तथा त्रिभुज EDA में आप EBC और EDA दोनों त्रिभुज काम दे रहे हो। इनमें देखो पहला कारण तो मेरे पास क्या रहा है, देखो दोनों में कोण जो आपका E है ना, ये बिल्कुल देखो दोनों में उभयनिष्ठ काम आ रहा है, यानी दोनों में एक कॉमन आ रहा है। जो एंगल E है वो दोनों में काम आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी काम आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी काम आ रहा है। और दूसरा कारण, जो मेरे पास जो कोण त्रिभुज कोण D है ना, वो कोण EBC क्या आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। यह आपने समीकरण 1 से लिख दिया है। अब देखो दो कोण आगे आपके बराबर, और आपने समरूपता में पढ़ा है कि जो आपका ट्रिपल A का रूल होता है उसको आप डबल A का रूल भी मान सकते हो, क्योंकि अगर कोई भी दो त्रिभुजों में अगर उनके दो संगत कोण बराबर है तो तीसरा कोण उसका क्या होता है, ऑटोमेटिकली बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज आपका EBC है वो बिल्कुल किसके समरूप आ रहा है, त्रिभुज EDA के समरूप में आ रहा है। और जब ये EDA के समरूप है, इस बात का मतलब ये किस रूल से लिख दिया आपने, ये डबल A समरूपता नियम से आपने लिख दिया है। यानी जो आपका त्रिभुज ABC है वो किसके समरूप आ गया है, त्रिभुज EDA के समरूप आ गया है। किस नियम से आ गया, ये डबल A समरूपता नियम से। तो ये था आपका सवाल नंबर 6, ठीक है ना। अब देखो आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में बाद में आपने जो 7वां प्रश्न है ना, देखो वो भी मेरे से पूछा है। तो मैं देखो इसमें आपको साथ में 7वां क्वेश्चन है, तो देखो वो भी करवा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी देखो आपका कुछ इस तरह का ही दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, पढ़ते देखो। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा, मतलब आपके पास क्या रहा है, पहले एक आ रहा है चक्रीय चतुर्भुज। तो मान लो मेरे पास ये क्या है, कोई एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा प्लीज तरह से, और ये मान लो इस तरह से आ रहा है। ये मेरे पास ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसमें लिखा क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी क्या होता है, चक्रीय होता है। अब आपको क्या करना है, इस कोण A का लेना आपको समद्विभाजक, ये इसका समद्विभाजक हो गया। इसी तरह आप कोण B का लेंगे समद्विभाजक, दोनों यहाँ पर काट रहे आकर के, ये B कोण का होगा समद्विभाजक, ठीक है ना। इसी तरह आप D कोण का लेंगे समद्विभाजक, इसी तरह आप क्या लेंगे, इस C कोण का भी लेंगे आप समद्विभाजक। अब देखो ये जहाँ पर आपस में काटेंगे आकर के, और फिर जो उनसे आपका चतुर्भुज बनेगा वो भी क्या होगा, चक्रीय, ये आपको दिखाना है। तो देखो ये मान लो P पर काट रहा है, ये मान लो कहाँ काट रहा है, Q पर काट रहा है। अब प्रश्न में आपको सिद्ध क्या करना है कि जो आपका ये PRQS है ना, ये जो आपका PRQS है, चलो इसको आप ऐसे मान लो, इसको P मान लो यहाँ पर, Q को आप यहाँ पर मान लो, R को यहाँ पर और S को यहाँ पर। अब आपको दिखाना है कि जो PQR चतुर्भुज बना हुआ है ना, वो भी क्या आएगा, बिल्कुल चक्रीय आएगा। ये आपको यहाँ पर भी सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो आपके पास क्या, ये जो कोण नंबर आपका ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये सारे ऑप्शन बराबर है, ठीक है ना। तो पहले आपको दिया गया क्या लिखना पड़ेगा, दिया गया में आपको एक बात तो ये लिखना है कि जो ABCD है वो क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और दूसरी बात यानी जो PA है, PA कोण A का और PB कोण B का, कोण B का, और जो RC है वो कोण C का, और तथा
जो आर डी है वो कौन है, डी का समद्वि भाजक है। ये सारे क्या इनके आपस में समद्वि भाजक है। अब देखो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको इसमें यह करना है कि जो आपका पी क्यू आर एस है वो भी क्या आएगा, चक्रीय आएगा, यानी पी क्यू आर एस भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह आपको इसमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या आएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज आएगा। तो अब देखो आप इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। भाई वो चक्रीय हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन कम से कम क्या है, एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। पहले तो आप ये बात लिख दो, यानी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के वैसे सम्मुख कोणों का जोड़ भी कितना होता है, 180 होता है। तो आप यहाँ पर आप लेकिन ऐसे लिख दो कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर क्या आएगा, 360। एक तो आपने ये लिख दिया, जब चतुर्भुज हो गया ना तो चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 360, ठीक है ना। और साथ में अगर वो चक्रीय है तो A प्लस C का योग भी 180 आ रहा है और B प्लस D का भी कितना रहा है, 180 आ रहा है। तो वो भी आप चाहो तो लिख दो आप साथ में, यानी A प्लस C बराबर 180 और B प्लस D भी कितना रहा है, 180। ये आप लिख दो, नहीं आपने वो शुरुआत में 360 वाली बात है वो आपने पहले लिख दी है। अब देखो आगे, अब देखिए हम आगे क्या करेंगे। यहाँ पर भी मैं सबसे पहले ऐसे कर रहा हूँ कि मैं ये त्रिभुज APB काम ले रहा हूँ मैं, यानी त्रिभुज APB में। और देखिए जब मैंने APB त्रिभुज काम में लिया तो इसमें आपको पता है इन तीनों कोणों का जोड़ क्या आएगा, 180 आएगा। यानी आपको लिखना पड़ेगा कोण यानी APB और प्लस में कोण जो PAB, कोण PAB प्लस में कोण PBA, इन तीनों का जोड़ आएगा 180 डिग्री। मतलब इस त्रिभुज में इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का तीनों का जोड़ कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अब देखो APB को तो मैंने रख लिया एक बार सेम यहाँ पर, ठीक है ना। APB को मैंने एक बार क्या रख लिया है, सेम रख लिया है। अब जो PAB है वो आपको पता है कोण एक आधा है, तो इसको आप कोण एक आधा मान सकते हो, इसको आप कोण भी एक आधा मान सकते हो, बराबर 180 डिग्री आ रहा है। इसको मैंने एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 2 मान लिया है, ठीक है ना। अब चलो आप उस ऊपर वाले त्रिभुज में आपने लिखा त्रिभुज DRC में, DRC में। अब जब आपने DRC में लिखा तो आपको पता है यहाँ पर कोण आपका DRC हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, कोण RDC हो गया, और प्लस एक आपका हो गया RCD हो गया। इन तीनों का जोड़ आ रहा है 180। ये DRC देखो मैंने बिल्कुल सेम लिख दिया है। ये आपका कोण D का आधा है और ये कोण C का आधा है, बराबर 180 डिग्री। ये मान लो मेरे पास आ रही है समीकरण नंबर 3। तो ये आपने समीकरण 2 और 3 एक बार क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। अब देखो मैं समीकरण 2 व 3 देखो दोनों जोड़ रहा हूँ मैं अभी। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर जैसे आप इनको ऐड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, तो APB है ना प्लस कोण A बटा 2 कोण B बटा 2 प्लस कोण DRC प्लस कोण D बटा 2 कोण C बटा 2 बराबर है 180 प्लस 180। तो जब आपने दोनों समीकरणों को जोड़ा और जोड़ के आपने क्या लिख दिया है, इस तरह से जो मान है अपना वो लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है मेरे को। अब यहाँ देखो जो कोण APB है ना, APB प्लस कोण DRC, देखो इन चारों में से आपने क्या कर लिया, 1/2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा मान A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर आ रहा है 360 डिग्री। अब देखो जो कोण APB है प्लस कोण जो DRC है प्लस 1/2। अब जो इन चारों कोणों का जोड़ आपको पता है कितना होता है, 360 डिग्री यहाँ पर होता है। ये रहा समीकरण 1 से, तो यहाँ कर दिया आपने 360 डिग्री, उधर आ रहा है मेरे पास 360। ये बात आपने समीकरण 1 से लिखी है। तो ये बात आपने समीकरण 1 से लिख दी है, यानी आपने चारों का एक साथ 360 मान लिख दिया है। और वैसे अगर साथ है ना आप, तो इस A और C का मान भी कितना होता है, 180, इसका मान भी होता है 180, क्यों, चक्रीय तब, ठीक है ना। लेकिन आपने अपने चारों का मान क्या लिख दिया, 360 कहाँ से लिख दिया है, इस समीकरण नंबर 1 से लिख दिया आपने, ठीक है ना।
अब देखो मेरे पास जो कोण ए पी बी है वो तो आ रहा है सेम बिल्कुल, और साथ में डी आर सी भी क्या रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है। ये 180 डिग्री हो गया, क्यों 2 से कट रहा है पूरा पूरा 180 बार, उधर आ रहा है 360। अब 180 को आप उधर भेज दो तो ए पी बी प्लस कोण डी आर सी बराबर आ रहा है 180 डिग्री। यानी आपने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया है कि जो कोण ए पी बी प्लस कोण जो डी आर सी है उनका योग दोनों कितना आ गया 180 डिग्री आ गया है। अब देखो जिस तरह से आपने इन दोनों कोणों का जोड़ 180 दिखा दिया है, उसी तरह से आप इन दोनों कोणों का योग भी क्या ला सकते हो, आप 180 लेके आ सकते हो। और वैसे भी 180 बचेगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या होता है 60 होता है। जब इन दो का अगर 180 आ गया तो इनका भी क्या बचेगा 180। तो आप लिखोगे इसी प्रकार आप यहाँ पर लिख देंगे क्या, जो कोण आपका पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर, इनका जोड़ भी कितना आएगा 180 आएगा। और आपने बाकायदा नियम पढ़ रखा है, अगर किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाता है तो चतुर्भुज क्या कहलाता है, आपका चक्रीय कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें आपको यही सिद्ध करना था। तो ये तो हमने पढ़ा है कौन सा, सवाल नंबर 7 जो आपके 12.4 से संबंधित थे। अब देखिए 12 की जो विविध प्रश्नमाला है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन। तो देखो हम विविध की बात करते हैं। तो देखो विविध में आपके वैसे देखो सारे प्रश्न तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न जो आपके मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनका एग्जाम की दृष्टि से आने के ज़्यादा चांस है, तो हम केवल उन क्वेश्चनों की बातें कर लेते हैं। बाकी मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो जो प्रश्न आपने पूछे हैं वो सारा बताया जाए। तो देखिए हम यहाँ पर जब 12 की विविध की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास प्रश्न, तो देखिए अब आपने एक मेरे से इसमें पहले 12 की विविध में गुणित का सवाल पूछा, जिसमें क्या है मेरे पास ये बी ओ सी क्या रहा है, इसका व्यास आ रहा है वृत्त का, और ये कोण जो आपका बी ए ओ जो कंप्लीट 60 दिया गया आपको, ये पूरा वाला ये पूरा कोण 60 का है यहाँ तक का। तो आपसे पूछा कौन सा, ये कोण आपसे पूछा गया। अब देखिए ये कोण हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ये कोण जब आपका 60 डिग्री का है, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखो जब आपके पास ये कोण 60 डिग्री का है और आपको पता है ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, ये और ये दोनों, यानी बी ओ और ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो ए बी है वो मेरे पास क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो मतलब ये भुजा है आपकी, तो इसके सामने कोण कौन सा हो गया, ये हो गया, इसके सामने कोण कौन सा हो गया, ये हो गया। तो जब ये 60 का तो ये कोण भी कितने का होगा, 60 का हो जाएगा, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना आपका। तो देखो जब ये कोण 60 का आ गया और ये कोण 60 का आ गया, अब ए बी ओ जो त्रिभुज है इसके लिए आप ओ कोण निकालोगे तो भी कितना आएगा, 60 ही आएगा। यानी पहले आप ये तीनों कोण इस तरह से प्राप्त कर लेंगे, तो तीनों कितने कितने आ गए आपके 60 के कोण आपको यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। अब देखो जब आपका ये कोण 60 डिग्री का आ गया है, तो देखो इससे अलग तो आपको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे भी अगर आप इसकी इसी कोण से आप काम चला लेंगे। जब ये कोण 60 का है ना, तो ये कोण भी कितने का होगा, 60 का, क्योंकि दोनों एक ही वर्तखंड के कोण है। देखो ये आपके पास कोई चाप है, एसी चाप, तो देखो एसी चाप पे आपका कोण कौन सा बना हुआ है, ये बना हुआ है। इसी चाप पर आपका ये कोण बना हुआ है ना। देखो इस चाप के ऊपर ये बी ए सी कोण हो गया आपका, इसी पर आपका ए डी सी होगा। दोनों किस पर बने हुए हैं, एसी चाप पर बने हुए हैं। तो ये दोनों एक ही वर्तखंड के कोण हो गए और दोनों कितने कितने आ गए आपके 60 डिग्री कोण आ गए हैं। डिटेल से आप इसको खुद कर लेना, मैंने आपको केवल इसको समझाया है। अब देखो कुछ और क्वेश्चन आगे जो आपने इस प्रश्नावली में से पूछे हैं। तो देखिए इसी श्रृंखला में देखो आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो उन्हीं की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो आपने पहले मेरे को 21 का सवाल है वो पूछा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको 21 का सवाल बता रहा हूँ। यदि एक वृत्त की दो जीवाएं बराबर जो है परस्पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के दो भाग दूसरी जीवा के दोनों भागों के पृथक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है, कोई सर्किल आ रहा है और इसमें आपके पास क्या दो बराबर जीवाएं हैं। एक तो मान लो मेरे पास ये जीवा आ रही है ए बी, और दूसरी मान लो मेरे पास क्या आ रही है, चलो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से मान लो। एक तो मान लो मेरे पास ये जीवा होगी है और दूसरी मान लो मेरे पास क्या होगी है, ये जीवा होगी है। ये ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है। ये दो जीवाएं हैं मेरे पास, ए बी और देखो सी डी दो क्या है, बराबर जीवाएं हैं। अब पूछा क्या सवाल में, ये दोनों बराबर हैं और देखो दोनों कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो अब सिद्ध करना है कि इनके जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट है वो आपस में क्या इक्वल आएंगे, यानी जो इनके टुकड़े है ना, ए है वो तो आएगा डी के बराबर और बी ई है वो आएगा सी के बराबर। ये आपको प्रूव करना है।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि पहले तो आप दोगे ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं AB तथा CD है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर भी है, यानी AB का मान किसके बराबर है, CD के बराबर है। एक बात तो आपने शुरुआत में पहले क्या लिख दी है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं AB तथा CD है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो इसमें सिद्ध क्या करना आपको, इस सवाल में आपको सिद्ध करना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या आएंगे, बराबर आएंगे, यानी जो इनके संगत भाग है ना, A का मान तो आएगा D के बराबर और C का मान आएगा B के बराबर। तो आपको लिखना है A का मान तो आपको DE के बराबर सिद्ध करना है और जो BE है उसका मान आपको CE के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आप रचना यानी आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, आप इसके लिए यानी इस O से नाप इस चौड़ पर लेंगे कोई परपेंडिकुलर लाइन, ये ले लिया आपने। इधर भी आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींच लेंगे, तो इसको आपने मान लिया है M पॉइंट और इसको आपने मान लिया है N पॉइंट। ये आपने इस पर दो लंबवत लाइनें हैं वो आपने क्या कर ली है, AB और CD दोनों पर आपने दो लंबवत लाइनें OM और ON खींच दी है। और साथ में क्या करना आपको, इस E पॉइंट को भी आप O से क्या करोगे, मिला दोगे। तो आपने E को भी O से मिला दिया है। तो रचना में क्या लिखा आपने, OM परपेंडिकुलर AB तथा ON परपेंडिकुलर CD खींचे, और इसके अलावा आपने क्या लिख दिया, और साथ में तथा O को E से मिलाया, O को E से मिलाया। तो पहले आपने ये तो क्या कर दिया है, जो रचना वाला काम है कंस्ट्रक्शन वाला वो आपने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद देखिए आपको और क्या करना है इसके अंदर। अब इतना करने के बाद देखो आप अपनी जो उत्पत्ति है उसकी देखो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, आपकी देखो दोनों ये चौड़ क्या रही, बिल्कुल बराबर आ रही है, यानी AB बराबर CD आपको क्या क्या है, दिया गया है, दिया है पहले से कि दोनों जीवाएं क्या बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप सेंटर से कोई भी चौड़ पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो चौड़ क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी आप जानते हैं ए परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम सेंटर टू चौड़ इज बाइसेक्ट द चौड़, यानी केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो आप यानी दोगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये आप नहीं दोगे, ठीक है ना। जब ये इसको समद्विभाजित करता है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास AM का मान तो आ गया MB के बराबर और CN का मान आ गया है ND के बराबर। ये मान लो मेरे पास समीकरण नंबर 2 आ गई, AM का मान MB के बराबर और CN का मान ND के बराबर, और समीकरण 1 में क्या आ रहा है मेरे पास, AB बराबर CD आ रहा है। अब ध्यान रखना इन दोनों समीकरणों से आप ये रिजल्ट निकालोगे, ये चारों पार्ट के बराबर आएंगे। तो आपने लिख दिया समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो ये आपके चारों पार्ट क्या हो गए हैं, बराबर, यानी AM बराबर आ गया है MB के, CN बराबर आ गया है ND के, ये मेरे पास आ गया समीकरण नंबर 3। ये बात समझ में आ गई बराबर क्यों हो गए। देखो एक बार मान लो कि जहाँ AB 10 सेमी की है और CD भी क्या है 10 सेमी की, क्यों दोनों बराबर दे रखी है आपको। अब देखो जब आपको दोनों बराबर दे रखी है तो आप जानते हैं कि ये इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो ये भी 5 सेमी की, ये भी 5 की, ये भी 5 की और ये भी 5 की, तो चारों बराबर हुई कि नहीं हुई, तो चारों बराबर होगी ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, दूसरे आपने नियम पढ़ा है कि जो समान जीवाएं होती है वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, यानी समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, समदूरस्थ होती है, यानी आप जानते हैं इक्वल चॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जितना OM आएगा उतना ही मेरे पास क्या आएगा, ON। ये मैंने एक बार क्या मान ली है, समीकरण नंबर 4 मान ली है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इन दोनों त्रिभुजों को आपस में दिखाऊंगा सर्वांग सम, यानी इस त्रिभुज को मैं इस त्रिभुज के क्या दिखाऊंगा, सर्वांग सम। तो आपने लिखा त्रिभुज OME तथा त्रिभुज ONE में, इनको देखो सर्वांग सम दिखाने के लिए पहले आपने लिख दिया OM तो बराबर आ रहा है किसके, ON के, जो आपने समीकरण 4 से लिख दिया।
दूसरा कारण ओई दोनों में क्या आ रहा है, बिल्कुल उभयनिष्ठ आ रहा है, ओई दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यानी उभयनिष्ठ। और देखो तीसरा कारण मेरे पास क्या रहा है, जो कोण OME है ना वो बराबर किसके कोण है, ONE के। ये आपका प्रत्येक कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो त्रिभुज आपका OME है वो किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज ONE के सर्वांग सम किस नियम से है, ये आपका RHS नियम से सर्वांग सम है। तो देखिए जब दोनों ही आपस में सर्वांग सम है, इस बात का मतलब ये है कि इनके संगत पाठ भी बराबर हो गए। इसका मतलब मेरे पास ME का मान किसके बराबर आ गया है, NE के बराबर, यानी जो आपका ME पार्ट है वो NE पार्ट क्या गया, बिल्कुल बराबर आ गया। ये बात आपने कहाँ से लिख दी है, CP/CT से लिख दी है। अब देखो दोनों पक्षों में इस AM को जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों पक्षों में AM को जोड़ने पर, यानी आपको लिखना है एडिंग AM इन बोथ साइड्स। तो आपने लिख दिया AM प्लस ME, उधर है NE प्लस AM। देखो AM से और ME से लेकर आपका A बढ़ रहा है, लेकिन इधर EN है और साथ में आपको इसको DN लाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस AM प्लस ME की तरफ लोगे आप सेम, और इसको आप NE तो सेम रखना है, और इस जो AM है, क्योंकि AM का मान आपको होता है DN के बराबर है, कहाँ पर बराबर है, ये रहा AM का मान DN के बराबर। तो आप यहाँ पर DN लिख दोगे, कहाँ से, समीकरण नंबर 3 से। अब इनसे तो मान आपका बनेगा AE और इससे आपका मान क्या बनेगा, DE बनेगा, और यही क्या करना था आपको इसमें सिद्ध करना था। ये तो आपने इसका पहला पार्ट प्रूव कर दिया है, यानी पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया है। अब आप देखो क्या करेंगे, एक बार आप इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 5। अब इस समीकरण 5 को मैं क्या करूँगा, जो शुरुआत में आपकी समीकरण नंबर 1 आपको दी गई है ना, उसमें से आप इसको घटा दो, यानी आप लिखोगे समीकरण 1 में से 5 को घटाने पर। जैसे आप घटाओगे तो आपको पता है AB माइनस तो घटेगा AE, और CD माइनस क्या घटेगा आपका, DE घटेगा। अब देखो जब AB में से AE जाएगा तो क्या बचेगा, B बचेगा, और उधर देखिए इस CD में से जब आपका D जाएगा तो क्या बचेगा, CE बचेगा। और ये आपस में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपने पढ़ा है अभी, कौन सा, जो सवाल नंबर 21 का है वो आपने सीखा है। अब देखो हम 12 की जो विविध प्रश्नमाला है, देखो उसमें कुछ और क्वेश्चन है, उनकी देखो बातें करते हैं। तो देखिए उसी श्रृंखला में आपके कुछ क्वेश्चन और हैं, हम देखो उनकी बात अभी कर लेते हैं। तो देखो इसमें एक तो आपका 22 का प्रश्न है, पहले तो आप 22 का देख लो सारे, ठीक है ना। सवाल नंबर 22 में आपको क्या करना है, तो देखो जो 22 नंबर प्रश्न आपका है, इसमें 22 नंबर में आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, 22 नंबर प्रश्न में आ रहा है, यदि त्रिभुज PQR क्रम से, यानी पहले आपको कोई त्रिभुज रखा है ये ABC, और देखो इनकी भुजाओं के कुछ आपको मध्य बिंदु दिए गए हैं जिनका नाम क्या है, PQR है। तो ये मान लो मेरे पास पहले क्या हो गया है, ABC हो गया है, जिसमें देखो P तो किसका मध्य बिंदु है, B का मध्य बिंदु है, BC का। तो P तो आ रहा है इसका मध्य बिंदु, Q आ रहा है इसका मध्य बिंदु, और R आ रहा है इसका मध्य बिंदु। ये इनके क्या है, आपको मध्य बिंदु दिए गए हैं। और इसके अलावा AD से शीर्ष A से BC पर लंब है, यानी जो AD है वो शीर्ष A से क्या रहा है, बिल्कुल इस BC पर लंब आ रहा है। ये आपने इस पे लंब डाल रखा है साथ में, ये मध्य बिंदु है आपके सारे। अब आपको इसमें प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि PQRD क्या है, चक्रीय है। ये जो PQRD बनेगा ना, PQ फिर R और ये D, तो ये PQRD चतुर्भुज क्या आएगा, चक्रीय आएगा। इसको आपको चक्रीय दिखाना है। तो देखो इससे पहले आप दिया गया की बात कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए दिया गया में मुख्य बात क्या है, मैं मुख्य बात कर रहा हूँ, यानी BP का मान तो है PC के बराबर क्योंकि मध्य बिंदु है, और AQ का मान है QC के बराबर, और AR का मान है RB के बराबर। साथ में जो AD है वो क्या रहा है, BC पर लंबा रहा है। इसके अलावा आपको साथ में लिखना है कि ABC को त्रिभुज है, वो सारी बातें आप खुद लिख दोगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको प्रूव यह करना है कि PQRD चक्रीय, PQRD चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, वो आपको बातें सारी ध्यान में रखनी है। या तो आपको सम्मुख कोणों हैं उनका जोड़ 180 डिग्री दिखाना है, या आपको क्या दिखाना है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर दिखाने हैं। तो उन सबसे आप क्या रिजल्ट निकालोगे कि वो चतुर्भुज होगा, क्या होगा, आपका चक्रीय होगा। तो देखो इसमें मैंने एक बार रचना कर ली पहले, और रचना मैंने कैसे की है, मैंने इस R को भी है ना
इसे मिला दिया मैंने एक बार, और साथ में इस डी को भी है ना मैंने इस क्यू से मिला दिया है। तो रचना मैंने क्या लिख दिया है, आर को पी से तथा डी को क्यू से मिलाया, डी को क्यू से मिलाया, यानी आपने लिख दिया जॉइन आर टू पी एंड डी टू क्यू। अब देखो इसकी उत्पत्ति है वो, देखिए अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो देखो एक बात आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए, जो आपने 9वीं क्लास में पढ़ी है, 9वीं क्लास में आपने कुछ थ्योरम पढ़ी है। देखो आपको यहाँ पर वो थ्योरम प्रूव नहीं करने, केवल ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो आपके पास ये कोई समकोण त्रिभुज होता है और मान लो ये कर्ण का मेरे पास मध्य बिंदु क्या रहा, मान लो एम इसका मध्य बिंदु आ रहा है कर्ण का, तो ध्यान रखना है कि जो ये मध्य बिंदु अगर आप इस समकोण के सिर से मिलाओगे तो ये तीनों मान आपके बिल्कुल क्या आएंगे, बराबर आएंगे, यानी AM बराबर BM बराबर MC, ये तीनों क्या आएंगे, बिल्कुल आपके बराबर आएंगे। ये प्रमेय आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखी है, मैं यहाँ पर इस प्रमेय का दोबारा से जिक्र नहीं करना चाहता। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये प्रमेय हमारे ध्यान में नहीं है तो देखो मैं आपको भी इसको सिद्ध करके बताता हूँ। देखो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं ऐसे रचना करूँगा पहले, और ये मैंने इसके समांतर रेखा लिए, मैंने क्या किया, इस DM को मैंने बीच से क्या लिया है, समांतर लिया, ठीक है ना। अब देखो समांतर लेने से ये अगर इस पर लंब है तो ये इस पर भी क्या होगी, बिल्कुल लंब होगी ना। और जब ये इसके ऊपर लंब है तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों जो त्रिभुज हैं इनको आप क्या दिखा देंगे, सर्वांग सम दिखा सकते हैं। तो देखिए सर्वांग सम दिखाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने एक प्रमेय और पढ़ी है। अगर आपने कोई भी त्रिभुज में, देखो M क्या है इस AC का मध्य बिंदु त्रिभुज में, और ये DM क्या इसके समांतर है, आपने ये भी प्रमेय पढ़ी है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को दूसरी भुजा के समांतर खींचने पर वह रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर के मिलती है, यानी आपने ये प्रमेय पढ़ी है। जैसे मान लो ये आपके पास कोई त्रिभुज है ABC, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है, और ये रेखा क्या है, बिल्कुल इसके समांतर है, तो यहाँ पर जो आएगा वो भी क्या आएगा, इसका मध्य बिंदु आएगा। ये प्रमेय आपने 9वीं क्लास में पढ़ी है। तो उस प्रमेय के हिसाब से D भी क्या आ गया, इसका मध्य बिंदु आ गया है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। कैसे, AD बराबर आ गया DB के बराबर, और DM आ गया दोनों में उभयनिष्ठ, और ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। किस नियम से, SAS नियम से। जब दोनों आपस में सर्वांग सम है तो इस AM का मान किसके बराबर है, BM के बराबर, और AM का मान पहले किसके बराबर था, MC के, इसलिए भी किसके आ गया, बराबर आ गया। तो तीनों के तीनों क्या हो गया, आपके बराबर। आपको यहाँ पर ये प्रूव नहीं करना है क्योंकि ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ी है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर देखो बात कर रहा हूँ किसकी, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ ABD की। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABD क्या है, त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। इस बात का पता आपको, जो त्रिभुज आपको ABD दिख रहा है वो बिल्कुल क्या रहा है, एक समकोण त्रिभुज आ रहा है, और साथ में R क्या है, AB का मध्य बिंदु है, R क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो आप यहाँ पर प्रमेय लगा सकते हैं अपनी 9वीं क्लास वाली। इसका मतलब ये जो AR, BR और RD तीनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसका मतलब AR बराबर आएगा किसके, BR के, बराबर आएगा किसके, RD के, यानी तीनों के तीनों आपके क्या आ गए, बिल्कुल बराबर आ गए हैं उस 9वीं क्लास वाली प्रमेय के द्वारा, ठीक है ना। अब देखो आगे, मेरे को इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो बस केवल एक तो इस AR से मतलब है, एक मेरे को RD से मतलब है। इसका मतलब मेरे पास जो AR है वो किसके बराबर है, RD के बराबर, यानी मेरे को केवल AR और RD दोनों को लेना काम में। AR का मान है वो RD के बिल्कुल क्या आ गया है, बराबर आ गया है। अब देखो आप देखोगे ये जो त्रिभुज आपका ARD है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ARD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समान भुजाओं के संगत कोण भी क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे। मतलब जो आपका कोण नंबर 1 है वो क्या आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो आप लिखोगे क्योंकि त्रिभुज ARD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका मतलब कोण नंबर 1 बराबर आएगा कोण नंबर 2 के। ये मैंने एक बार क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब देखो जो प्रोसेस आपने इसमें लगाई है वो आप उसमें लगा दोगे, यानी आप लिखोगे इसी प्रकार जो त्रिभुज आपका कौन सा, ADC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और साथ में क्या है, Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है। क्यों क्या हो गया, AC का मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब ये जो आपकी भुजा है वो इसके बराबर आएगी। हालांकि तीनों बराबर है लेकिन हमें किससे मतलब है, AQ बराबर है DQ से मतलब है।
जब देखो AQ और DQ दोनों बराबर है तो आपको पता है जो कोण नंबर आपका 3 बनेगा यहाँ पर वो 4 के बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब कोण नंबर 3 किसके बराबर आ गया, कोण नंबर 4 के। ये मेरे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व देखो दोनों को पहले मैं जोड़ दूंगा इनको, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखो जब आप 1 और 2 दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता है कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 किसके बराबर आएगा, कोण 2 प्लस कोण 4 के बराबर। अब देखो 1 और 3 से क्या बन रहा है आपका, इससे आपका बढ़ रहा है कौन कौन सा, ये एक कोण बढ़ रहा है पूरा कंप्लीटली बढ़ रहा है ना, तो इसको आप देखें कोण कंप्लीटली आपका ए हो गया है। और देखो 2 4 से क्या बन रहा है आपका कोण RDQ बन रहा है, कोण RDQ। इसको मैंने बार समीकरण नंबर 3 मान लिया है, ठीक है ना। अब देखो, अब देखिए आप जो ये ARPQ, आपको ARPQ को देखना है। आपने में पर में पढ़ रखी है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है ना, यानी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। हमें यहाँ पर आधे से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जो RP है उसका मान किसके समांतर है, AC के समांतर है, ठीक है ना। आप यहाँ चाहो तो लिख दो ऊपर में, यानी आपको लिखना है चूंकि जो आपका यहाँ पर RP है वो किसके समांतर है, AQ के समांतर है। हमें बस केवल AQ से मतलब है, ठीक है ना, हालांकि पूरे के समांतर है, ठीक है ना। इसी तरह आपका क्या है जो PQ है वो किसके समांतर है, AR के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चतुर्भुज आपका कौन सा चतुर्भुज ARPQ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हैं तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब जो आपका पूरा कंप्लीटली जो A कोण होगा ना वो इस P के क्या आएगा, बराबर आएगा। इसलिए जो आपका कोण A है वो किसके बराबर आ गया है, RPQ के बराबर आ गया है, RPQ के। ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 4। अब देखो 3 4 देखो दोनों का बाएं पक्ष बराबर आ रहा है तो दाएं भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप लिखोगे समीकरण 3 व 4 से। तो यहाँ पर मेरे पास जो कोण RDQ है वो बिल्कुल किसके बराबर आ गया है, RPQ के बराबर। अब देखिए मैं आपको अभी एक बात देखो फिर से दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे आपने पर में पढ़ रखी है कि जैसे मान लो कोई भी वृत्त होता है आपका, ये मान लो इसमें कोई जीवा है AB। अब इस जीवा पर आप A के वृत्तखंड में जितने भी कोण बनाएंगे वो आपके बिल्कुल क्या आएंगे, बराबर तो आएंगे ना। अगर मान लो ये दोनों बराबर आते हैं कोण आपके, तो ये चारों बिंदु आपके कहाँ माने जाएंगे, वृत्त पर माने जाएंगे भाई। या तो अगर आपके दोनों कोण क्या बने हैं, एक की वृत्तखंड में बने हैं तो दोनों के आपस में बराबर है। अब आप इस बात को उल्टा देखिए, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं और दोनों अगर एक ही रेखा पर बने हुए हैं तो इस बात का मतलब ये होता है कि ये चारों के चारों बिंदु आपके कहाँ पर आएंगे, वृत्त पर आएंगे, तभी ये बराबर आएंगे, अन्यथा बराबर नहीं आएंगे। जैसे मान लो इनमें से ये बाहर आ गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर आ गया, तो अब ये किसी भी हाल में इसके वृत्त के ऊपर बराबर नहीं हो सकता भाई। अगर देखो इसके बाहर आ गया, यहाँ पर मान लो C यहाँ पर आ गया, तो अब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बराबर केवल कब होंगे, जब ये बिंदु कहाँ पर आएगा, आपका इस वृत्त की परिधि पर आएगा, तभी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखो मेरे पास एक तो कोण ये हो गया, कौन सा, ये वाला कोण, एक मेरे पास ये कोण हो गया। तो देखो ये एक तो आपके पास कौन सा कोण है, D कोण है, ये देखो ये D कोण है, ये P कोण है। देखो दोनों किस पर बने हैं, इस इस RQ पर बने हुए दोनों। ये दोनों के दोनों कोण किस पर बने हैं, इस RQ जीवा पर बने हुए हैं। तो इस पर बढ़ने का मतलब ये तभी संभव है जब ये चारों बिंदु आपके कहां से गुजरेंगे, एक वृत्त से होकर के गुजरेंगे, तभी क्या आएंगे, संभव आएंगे, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब PQRD एक ही वृत्त पर स्थित हो, एक ही वृत्त पर स्थित हो। जब ये एक ही वृत्त पर स्थित है, इस बात का मतलब PQRD क्या है, चक्रीय है, PQRD चक्रीय है। तो इसमें आपको यही सिद्ध करना था। ये था हमारा सवाल नंबर 22, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये भी सवाल नंबर जो 22 है वो आपको बताया है। फिर देखो इस प्रश्नावली में जो और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आप देख लीजिए, बाकी जो बच जाएंगे वो आपको सारे करने हैं। मैं 1 घंटे के इस सफ़र में देखता हूँ कि जितने प्रश्न हो सकते हैं उतने आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाते हैं तो आपको अभी खुद को सॉल्व करने हैं। तो देखिए जो इसमें आपका एक प्रश्न आता है आगे, जैसे आपने पूछा मेरे से, ये जो 25 नंबर सवाल है वो देख लो कि भाई देखो आपने 25 नंबर में क्या पूछा है, क्योंकि देखो सारे बता पाना संभव नहीं है, अगर बता भी देंगे तो वो सारे हो नहीं पाएंगे, कुछ चुनिंदा प्रश्न आपके हो पाएंगे।
तो देखो 24 नंबर में क्या है, 25 नंबर में क्या है, एक आपके पास इस तरह का सर्किल आ रहा है, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या है, दो जीवाएं हैं इस तरह से जो आपस में समकोण पर काट रही है। एक जीवा का नाम तो क्या है, ए बी नाम है, और दूसरी जीवा का नाम क्या है, सी डी नाम है। और ये दोनों कहाँ पर काट रही है, ये मान लो कि दोनों एम पर काट रही है, ठीक है ना। ये कहाँ पर काटे, समकोण पर काटे, दोनों कहाँ पर काट रही है, एम पर। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर वाई मान लिया है, ये मैंने यहाँ पर पॉइंट जेड मान लिया है, ये यहाँ पर पॉइंट डब्ल्यू मान लिया है, ये यहाँ पर पॉइंट क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया है। अब देखिए इस सवाल में आपको ये तो दिया गया है, बस मैंने केवल इतना ही दिया गया है कि ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। तो दिया गया है, बस केवल मुख्य बात ये लिखनी है आपको, यानी ए बी बिल्कुल क्या है, लंबवत है किसके, सी डी के, परपेंडिकुलर है। और इसमें देखो आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध ये करना है कि जो आपका चाप सी एक्स से है ना, सी एक्स से चाप प्लस जो डी जेड भी चाप है, इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, ए वाई डी चाप प्लस जो आपका चाप है बी डब्ल्यू सी, ये सारे किसके बराबर आएंगे, एक अर्धवर्त के बराबर आएंगे, यानी सेमी सर्किल के बराबर आएंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो ये प्रश्न था आपका। अब इस क्वेश्चन का आप पूरा सॉल्यूशन देखिए, हमें इसको करना कैसे है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है, सबसे पहले आप इसमें रचना करके इस ए को और बी दोनों को आप सी से मिला दोगे ऐसे। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको भी बी से मिला दोगे। तो रचना में आपको लिखना है, यानी ए तथा बी को सी से मिलाया, आपने ए और बी दोनों पॉइंट उनको आपने सी से मिला दिया है। अब देखो जो इसकी उपपत्ति है वो देखो, अगर मैं इसकी उपपत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस त्रिभुज में ए सी एम को काम में लूँगा, मैं त्रिभुज ए सी एम में। तो देखिए जब आप ए सी एम त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें आपको पता है कि इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का, तीनों का जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। यानी आपको लिखना है कोण सी ए एम प्लस कोण ए सी एम प्लस कोण जो आपका हो गया कौन सा, ए एम सी। इन तीनों का जोड़ कितना रहा है, 180 डिग्री आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण है और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास सी ए एम है, इसको तो आप सेम रख लो एक बार, और जो आपका ए सी एम है इसको भी आप क्या लिख दोगे, सेम ही लिख दोगे। ये मान आपका 90 डिग्री है, उधर आ रहा है मेरे पास 180 डिग्री, जो ये 90 पता आपको पहले यहाँ पर। अब इस 90 को आप उधर भेज दो, तो मेरे पास सी ए एम प्लस ए सी एम बराबर आ रहा है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका सी ए एम प्लस ए सी एम बराबर कितना आ गया है, 90 डिग्री। यानी आपने पहले यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि जो सी ए एम कोण और जो आपका ए सी एम कोण है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब देखिए जो आपका सी ए एम कोण है, सी ए एम, इस कोण को आप यहाँ तक भी तो बोल सकते हो सी ए बी। तो जब आप सी ए एम कोण है उसको आप सी ए बी भी लिख सकते हो, तो इसको आपने सी ए बी लिख दिया। इसी तरह देखिए अब जो आपका कोण है ए सी एम, इस कोण को आप ए सी डी भी बोल सकते हो, तो इसको आपने क्या लिख दिया, कोण ए सी डी, और बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आप, जो आपका ये सी ए बी कोण है, देखो कोई भी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में जो अंतरित कोण होता है, वो कोण आपका जो उधर साइड वाले साइड में आ रहा है उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मान लो आपके पास है, जैसे नॉर्मल सी बात है, मैं समझा दूँ आपको। देखो ये मेरे पास कुछ चाप है, ये मान लो ये भी चाप है मेरे पास, ये मान लो मेरे पास क्या सी डी चाप है। तो देखो आपको दो चाप दिख रहे हैं ना, एक बार इस बात को समझ लिया बता, ठीक है ना। अब मान लो ये चाप है, ये दोनों आपस में क्या बिल्कुल बराबर है, ये भी ठीक है ना। ये चाप जो आपके हैं वो दोनों के दोनों आपस में क्या है, समान है। तो देखो जब दोनों समान है तो आप जानते हैं कि इनके द्वारा जो वर्त के शेष भाग में कोण बनेगा, इसके द्वारा जो वर्त के शेष भाग में कोण बनेगा, वो दोनों बिल्कुल क्या आएंगे, समान आएंगे। भाई आपने ये तो पर में पढ़ रखी है ही कि इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो तो बराबर होता है दोनों का। ये तो आपने शुरुआत में पढ़ लिया था कि जो कोई आपके चाप होते हैं, अगर दोनों चाप बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर कोण क्या होता है, बिल्कुल
बराबर होता है। और आपने पढ़ा है कि जो केंद्र वाला कोण है वो शेष वाले का डबल होता है। अगर मान लो ये दोनों यहाँ पर 50-50 के कोण बना रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कोण किसके बनेंगे, 25-25 के कोण बनेंगे, तो अभी दोनों बराबर हुए ना। तो आपको ये प्रमेय याद रखनी है कि अगर आपके पास दो चाप बराबर हैं तो उनके द्वारा वृत्त के शेष भाग में अंतित कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भी देखो आप, अगर ये दोनों चाप आपके बराबर है तो इनके द्वारा शेष भाग में जो कोण बन रहे हैं वो भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब आपको उल्टा याद रखना है, अगर आपके ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके संगत चाप भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो मैं यहाँ पर देखो इसी बात का अनुसरण करते हुए मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये जो आपका कोण CAB है, CAB, ये कौन से चाप पर बना हुआ है, ये CWB चाप पर बना हुआ है, तो इसके संगत आप CWB चाप वो लिख सकते हो। इसी तरह आप देखिए ACD है, ACD, इसके संगत चाप आप कर रहे हैं AYD, तो आप यहाँ पर AYD चाप आप इसको कर सकते हो। और इधर देखो मेरे पास आ रहा है 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री कौन कौन बनाता है, आपने पढ़ रखा है, जो व्यास होता है, ये व्यास ये क्या करता है, इसमें 90 डिग्री का कोण बनाता है। और हम यहाँ पर जो मान लिख रहे हैं, हम यहाँ पर जीवा की लंबाई नहीं लिख रहे हैं, ये जीवा की लंबाई नहीं है, ये क्या है, संगत चाप की लंबाई लिखी है आपने, ये चाप है, इस चाप की आपने लंबाई लिखी है। अगर हम यहाँ पर जीवा लिखते तो आप इसके बराबर क्या लिखते, आप व्यास लिखते, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा, संगत चाप की लंबाई लिखी है, तो आपको भी यहाँ पर क्या लिखना, इसके जो संगत चाप बनेगा वो लिखना पड़ेगा। तो इसके संगत चाप क्या बन रहा है, आपका अर्धवृत्त बन रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अर्धवृत्त, यानी आप सेमी सर्किल लिखोगे। तो इन दोनों चापों के योग के बराबर क्या आएगा, आपका एक अर्धवृत्त है वो आपको प्राप्त होगा। इसको मैंने एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 1 मान लिया है। ठीक है ना। अब चलते आगे, देखो इस बार मैं इस त्रिभुज यानी CMB की बात कर रहा हूं मैं, यानी त्रिभुज CMB में जब आप देखो CMB की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर मेरे पास कोण एक तो आ रहा है, कौन सा, CMB कोण आ रहा है काम में, एक मेरे पास आ रहा है MCB कोण, एक मेरे पास कौन सा आ रहा है, MBC कोण आ रहा है, और इन तीनों का जोड़ मेरे पास क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अब देखो CMB का मान पता आपको 90 डिग्री, यहाँ पर ये दोनों आपके बिल्कुल क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, MBC और ये दोनों उधर है 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को आप उधर भेज सकते हैं, और मेरे पास जो MBC है इसका मान भी क्या आएगा, 180 माइनस 90, यानी जो आपका कोण MCB प्लस कोण MBC है वो बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसको आपने क्या मान लिया, बारे ये आपने इस तरह से जो कोणों का योग आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमें जो अपना उत्तर है वो आर्क की फॉर्म में लेके आना है, यानी चाप की फॉर्म में लेके आना है। अब देखो सबसे पहले जो मैं MCB है, MCB, इसको मैं DCB करूंगा तो भी वही कोण आएगा आपका, तो इसको मैंने क्या कर दिया है, DCB। अब देखो दूसरा, एक मेरे पास आ रहा है MBC, MBC का मतलब इसको ABC भी आप इसको कर सकते हो, तो ये मेरे पास क्या रहा है, कोण ABC बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। लिख दिया आपने, DCB प्लस ABC। अब देखो ये तो अभी कोणों के योग के बराबर क्या रहा है, कोण आ रहा है। अब जब आप चाप लेंगे तो चाप के बराबर क्या आएगा, चाप आएगा, कोणों के बराबर कोण आ रहे हैं, चाप के बराबर चाप आ रहे हैं, जीवा के बराबर जीवा आ रही है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो DCB, ये DCB जो आपका कोण बना है ये किस चाप पर बना हुआ है, ये तो इस पर बना हुआ है, DZB पर, तो आप यहाँ पर इसकी जगह आप DZB चाप कर सकते हो। इसी तरह आप देखिए जो आपका कोण ABC है, ABC, अब देखो ABC इस कोण के संगत आप चाप कौन सा लेंगे, यहाँ पर आप C अक्ष से चाप लिख दोगे, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है C अक्ष A चाप, और 90 कौन बनाता है, अर्धवृत्त बनाता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है अर्धवृत्त। ये आपने समीकरण नंबर 2 मान ली है। अब देखिए समीकरण 1 है उसका मान भी अर्धवृत्त के बराबर, समीकरण 2 है उसका मान भी अर्धवृत्त के बराबर, यानी सेमी सर्कल के बराबर, तो दोनों आपस में क्या हो गए, समान हो गए। तो आपने लिखा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो इनसे आपने क्या लिख दिया है, जो CWB कोण है मेरे पास प्लस जो AYD कोण है, इनका योग किसके बराबर आएगा, DZB प्लस C अक्ष A बराबर आएगा अर्धवृत्त। ये आपको उसमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारे पास सिर्फ सवाल इस तरह से प्रूव। ये मैंने आपको 25 का सवाल है वो अभी करके बताया है। इसी तरह आप देखो इसमें कुछ और सवाल है वो मैं आपको देखो इसमें करवा देता हूँ। जैसे आपने इसमें एक सवाल पूछा था मेरे से, जैसे ये 30 का सवाल है ना, वो देख लो आप, ठीक है ना। इसमें देखो सारे सवाल संभव बता पाना संभव नहीं है, कुछ चुनिंदा सवाल है जो आपने पूछे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपका सवाल आता है 30 नंबर का प्रश्न।
तो देखिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। तो देखो इसमें 30 नंबर प्रश्न में आपको ये दिया गया है क्या कि AB और AC त्रिज्या R वाले वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है। मतलब AB और AC क्या है, दो जीवाएं हैं वृत्त की, जिनमें AB क्या रही है, बिल्कुल AC की डबल आ रही है। एक तो जीवा मान लो आपके पास क्या है, AB जीवा ही, और एक मेरे पास क्या है, AC जीवा। एक जीवा मेरी AB है, एक जीवा मेरी क्या है, AC। और जो AB जीवा है वो AC की बिल्कुल क्या आ रही है, डबल आ रही है। ये आपको दिया गया है प्रश्न में। और साथ में P और Q क्रम से क्या है, केंद्र से AB और AC की दूरियां है। P और Q क्या है, इनकी केंद्रों से दूरियां है। एक इसकी दूरी है और एक इसकी दूरी है। और जो दूरी होती है वो आपको हमेशा कैसे मापनी होती है, लंबवत ही मापनी होती है, ठीक है ना। और अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि P और Q क्रम से केंद्र से AB और AC की दूरी है। P तो किसकी है, इस AB की दूरी है, ये वाली दूरी। और Q किसकी है, इसकी दूरी है, इससे CD की, सॉरी AC की। अब इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट M मान लिया है, इसको मैंने पॉइंट क्या मान लिया है, N मान लिया है, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले आप यहाँ पर दिया गया की बात कर लो, यानी गिवन की बात कर लेंगे इसमें आप मुख्य रूप से। और साथ में जो इसकी देखो त्रिज्या ना, ये त्रिज्या भी देखो आपको इसमें यहाँ पर R पहले से लिखी हुई, त्रिज्या इसकी क्या रहेगी, R रहेगी। ये आपको पहले से इसमें दिया गया है कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी लेनी है, आपको R लेनी है। तो देखो दिया गया कि पहले हम बात करते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो AB है ना वो डबल आ रहा है इसी की। दूसरी बात OM है वो किस पर लंब है, AB पर, और ON किस पर लंब है, AC पर। और इनका मान आपको दे रखा है PQR सब, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट में क्या लिखना आपको वो देखिए। प्रूव दैट में आपको ये बताना है इसमें क्या कि जो 4Q स्क्वायर है, 4Q स्क्वायर किसके बराबर आएगा, P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर के योग के बराबर आएगा। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसकी जो उत्पत्ति है उसको एक बार आप देखो अभी। तो देखो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो आप इसको मान लेंगे, किसको माना, मैंने एक बार AC बराबर मैंने क्या मान लिया है, अक्ष मान लिया है। AC को मैंने बार क्या मान लिया, अक्ष। तो AB मेरे पास कितना हो गया है, 2 अक्ष हो गए। जब मैंने AC को अक्ष माना है तो AB कितना होगा, उसका डबल है ना AB, तो AB क्या हो गया, 2 अक्ष हो गया। और साथ में आप ये बात जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये टुकड़ा तो इसके बराबर है और ये टुकड़ा क्या इसके बराबर करता है ना। तो आप लिखोगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी आप लिखोगे ए परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द चॉर्ड, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो AN बराबर NC है, इन दोनों का मान मैंने क्या लिख दिया है, अक्ष बटा 2 कर दिया है। और जो आपका AM बराबर MB है, इन दोनों का मान मैंने क्या लिख दिया है, अक्ष लिख दिया है। क्योंकि ये पूरी 2 अक्ष थी ना, तो ये अक्ष ये होगी आपकी, अक्ष ये होगी, ठीक है ना। ये पूरी अक्ष थी तो अक्ष बटा 2 इधर वाली हो गई है और अक्ष बटा 2 आपकी इधर वाली ये हो गई है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गया आपकी, अक्ष बटा 2 और अक्ष बटा 2 हो गई है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों समकोण त्रिभुज को बारी बारी से काम में लूँगा। सबसे पहले मैं इस OAM की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने लिखा त्रिभुज OAM में, इसमें आप लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको पता है मेरे पास क्या आएगा, AO स्क्वायर आएगा किसके बराबर, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर के। तो ये तो है मेरे पास R स्क्वायर, AM का मान है X स्क्वायर, ये है P स्क्वायर, ठीक है ना। एक तो आपने पहले ये प्राप्त इस तरह से कर लिया है, लेकिन इसको आप इस फॉर्म में लिख दो ऐसे, यानी R स्क्वायर बराबर माइनस P स्क्वायर बराबर आ रहा है मेरे पास X स्क्वायर। ये मैंने एक बार क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान ली है। अब आपको इस ONA को देखना है, यानी त्रिभुज OAN में, इसमें भी आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आपको पता है इस AO का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर के योग के बराबर। तो AO का मान तो आ रहा है मेरे पास R का स्क्वायर, AN का मान मेरे पास क्या है, x बटा 2 का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है क्यू का स्क्वायर। अब देखो इसको मैं थोड़ा सरल करता हूँ आगे, तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस क्यू स्क्वायर। मैं बटे में एक बार इसकी एक मानता हूँ, लघुत्तम आया 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4 क्यू स्क्वायर। इस 4 को आप इधर ले आओ तो 4r स्क्वायर बराबर आ गया एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर के। अब 4r स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर के। ये मैंने क्या प्राप्त कर लिया, एक बार समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है यहाँ पर ये आपने इस तरह से लिख दिया है, लेकिन अब देखो सवाल में आपको इसमें सिद्ध क्या करना है वो देखिए आप। तो देखिए अब जो आपके पास है समीकरण देखो एक और देखो दोनों में आपका एक्स स्क्वायर दोनों समान आ रहा है ना, तो इनका बाएं पक्ष बिल्कुल क्या हो गया समान हो गया है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से इनसे जब आप इनका मान देखो ऐसे बराबर रखते हो तो मेरे पास आएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर आएगा 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर के, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस 4q स्क्वायर को तो इधर ले आऊँगा और इन दोनों को उधर भेज दूँगा मैं। तो 4q स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया है 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के। तो जो आपका 4q स्क्वायर है वो बिल्कुल किसके बराबर आ रहा है 3r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के योग के बराबर। और इसमें यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका सवाल इस तरह से कंप्लीट। अब इसमें आप एक सवाल और देख लो क्योंकि सारे तो बताना संभव नहीं है। जो इसमें 33 नंबर प्रश्न है ना वो देख लो आप, लास्ट और अंतिम सवाल प्रश्न संख्या 33 का। तो देखिए 33 नंबर में आपको क्या करना है, देखो 33 नंबर सवाल में आपके पास ये आ रहा है, यानी इसमें ये लिखा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली, मतलब आपको क्या दे रखा है ये आपके पास कोई सर्किल आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पर मान लो आपको कोई पॉइंट लेना है या मेरे पास क्या रहा है सेंटर वो आ रहा है, ठीक है ना। तो वो चाहे सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवों में वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उसी बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। सबसे पहले आपको इस बिंदु से होकर गुजरता हुआ एक व्यास लेना पड़ेगी। ये मान लो मेरे पास क्या है व्यास है जो क्या कर रहा है इस बिंदु से होकर के गुजर रहा है। अब इस बिंदु से होकर देखो आपको एक तो ऐसी जीवा गुजारनी है जो क्या आएगी इस व्यास पर लंबवत आएगी ऐसे, एक जीवा इसमें आपको दूसरी ओर लेनी है कोई भी, यानी आपको इस बिंदु से गुजरती हुई 2 जीवाएं लेनी है। एक तो किस तरह से आएगी इस पर मतलब व्यास पर लंबवत आएगी और एक आपकी दूसरी ओर आ जाएगी, ठीक है ना। ये 2 जीवाएं आपको इसमें लेनी है। तो देखो आपने ये 2 जीवाएं ली है, इनमें से एक जीवा बिल्कुल क्या रही है व्यास पर लंबवत आ रही है और एक आपकी अलग प्रकार से आ रही है। तो मान लो ये तो मेरे पास क्या है AB जीवा, ये मेरे पास क्या है CD जीवा। इनमें से जो आपकी AB जीवा है वो बिल्कुल क्या है इस व्यास पर लंबवत है, ठीक है ना। एक जीवा जो आपकी है वो व्यास पर क्या आ रही है लंबवत आ रही है। अब देखो इसमें आपको दिया गया, मैं पहले यहाँ सेंटर मान लो मेरे पास O है। अब देखो दिया गया मैं आपको क्या लिखना है इसके अंदर, मुख्य बात तो क्या है कि O के अंदर वाला कोई वृत्त है, O के अंदर वाला कोई वृत्त है जिसमें आपका ये मान लो EF क्या है व्यास है इसका, EF मान लो आप इसको, या इसको आप PQ मान लो, ठीक है कुछ ही मान लो थे। ये PQ मेरे पास क्या है व्यास है और इसका लिख दो आप PQ क्या है व्यास है, और साथ में PQ क्या रहा है इस पर लंब आ रहा है, इस पर AB पर लंब आ रहा है, और साथ में AB और CD दोनों क्या है जीवा है। ये बात आप खुद लिख दोगे। अब देखिए इस सवाल में आपको सिद्ध करना क्या है वो बात आप ढंग से सीखिए। यानी प्रश्न में लिखा है कि आपको वृत्त के अंदर कोई बिंदु लेना है कहीं पर भी, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई बिंदु क्या है M बिंदु, ठीक है नहीं ये मेरे पास वृत्त के अंदर कोई बिंदु M है। इस M बिंदु से आपको कुछ जीवाएं गुजारनी है, मतलब बहुत सारी जीवाएं। तो हम यहाँ पर केवल 2 जीवा लेंगे, एक तो ये जीवा ली मैंने और एक मैंने ये जीवा यानी CD जीवा ली है। मैंने 2 चोट ली है, एक AB और एक CD। अब इनमें से एक चोट क्या कर रही है इसी बिंदु से इसी पॉइंट से पासिंग होने वाले जो डायमीटर है उस पर क्या है परपेंडिकुलर है। ये चीज आपको दी गई है। अब क्या करना है कि जो जीवा इसे मतलब डायमीटर पर परपेंडिकुलर है यानी इस पर लंबवत है वो क्या है इन दोनों जीवा में से शॉर्टेस्ट है यानी छोटी है जीवा। यानी इन दोनों जीवा की जब आप कंपैरिजन करते हो तो जो परपेंडिकुलर वाली आपकी जीवा है AB वो क्या आएगी CD से छोटी आएगी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब देखो आपको इसमें क्या करना है, आपको लिखना है कि जो AB है वो बिल्कुल क्या आएगी छोटी आएगी किससे CD से। ये आपको इसमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल का हम जो सॉल्यूशन है वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो पहले आप इसमें रचना कर दो इस तरह से, यानी अब देखो जीवाओं में कंपैरिजन करने के लिए आपको पता है कि इनकी केंद्र से जो दूरी होती है उसके आधार पर आप इनकी कंपैरिजन करते हो।
तो क्या आपने में पढ़ रखी है। जैसे मान लो एक तो ये जीवा है मेरे पास, एक मान लो मेरे पास ये जीवा है। अब देखो जो जीवा जितनी बड़ी होगी वो केंद्र के बिल्कुल निकट आएगी, और जो जितनी छोटी होगी वो केंद्र से क्या आएगी, दूर जाएगी। जो लंबी होगी वो केंद्र के निकट होगी, जो छोटी होगी वो केंद्र से क्या होगी, दूर होगी। तो हमें अपनी जो इनकी केंद्रों से दूरी है उनकी क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है। तो देखिए केंद्रों से दूरियों की कंपैरिजन करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो इसकी तो ये दूरी होगी ये केंद्र से, इसकी दूरी के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर एक लम्ब डाल देंगे आप, ये ON वाला। तो आपको ये लिखना है रचना में कि ON परपेंडिकुलर CD खींचा। ये आपने इसमें पहले क्या कर दी है, रचना कर दी है। अब देखो इसकी जो उत्पत्ति है वो, तो देखिए उत्पत्ति की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कहाँ चलना है, आपको त्रिभुज OMN में चलना है, OMN में। तो मैंने यहाँ पर लिखा त्रिभुज OMN में। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब ये कोण हो गया आपका एक, तो एक आपका देखो यहाँ पर, चलो इसको हम छोड़ देते हैं एक बार, एक आपका कोण हो गया ये, और एक आपका हो गया ये। तो आप जानते हैं कोण MON प्लस कोण OMN प्लस कोण ONM बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। देखो आपको इस MON का पता नहीं कितना है, और आपको इस OMN का भी पता नहीं है कितना है, लेकिन इसका पता है 90 डिग्री, उधर आ रहा है 180 डिग्री। यानी जो आपका MON प्लस जो OMN है, इन दोनों का योग मेरे पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब ये कोण है और ये कोण है, इन दोनों का जोड़ मेरे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब देखिए आपको पता है जब इन दोनों का मिला के योग 90 डिग्री आ रहा है, ये अकेला 90 डिग्री का आ रहा है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपका ये N कोण है वो इससे बड़ा हो गया ना। यानी आप लिखोगे इसलिए जो आपका कोण ONM है वो किससे ग्रेटर आ रहा है, कोण OMN से ग्रेटर आ रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और इन दोनों का मिला के 90 है, तो ये 90 सीधी बात छोटा ही होगा, वो जीरो तो हो नहीं सकता आपका। इसलिए जब आपका ये ONM कोण क्या है, वो OMN से क्या हो गया है, ग्रेटर आ गया है। अब आपने 9वीं क्लास में पर में पढ़ी है कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने एक भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है, और आपने ये भी पढ़ा है, और बड़ी भुजा के सामने एक कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो आप बात करें किसकी, आप इस त्रिभुज OMN की बात करें, इसमें ये कोण आपका इससे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो इस कोण के सामने भुजा क्या आपकी OM है। तो आप लिख दो यहाँ पर, यानी किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। यानी वह साइड आपकी क्या होती है, ग्रेटेस्ट होती है। किससे, जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, आपकी हमेशा ग्रेटेस्ट होती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये OM है वो बिल्कुल किससे बड़ा आ गया है, इस ON से बड़ा आ गया है। यानी जो आपका ये OM है इसके सामने है ना, ये ON है वो इसके सामने, तो OM क्या हो गया, ON से बड़ा हो गया है। तो आपने लिख दिया है कि जो आपका OM भुजा है वो ON से बड़ी है। अब देखो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि OM और ON दोनों क्या है। OM तो है इसकी केंद्र से दूरी किसकी, AB की जीवा की, ON है इसकी केंद्र से दूरी। और अब जो जीवा जिसकी केंद्र से दूरी ज़्यादा होती है वो छोटी होती है, और जिसकी केंद्र से दूरी कम होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। अरे आपको उल्टा याद रखना। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया है कि जैसे मान लो मेरे पास एक तो ये जीवा है, एक मान लो मेरे पास ये जीवा है, ये नीचे वाली क्या छोटी जीवा आपकी, बिल्कुल ये दूरी के अंदर से इसकी मान लो ये के अंदर से क्या है, दूरी है ये। अब जो नॉर्मल सी बात है, जो जीवा छोटी है तो उसकी तो दूरी बड़ी आ रही है इनके अंदर से, और जो बड़ी है उसकी दूरी कम आ रही है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जो बड़ी जीवा होती है वो केंद्र के निकट होती है। तो आप लिखोगे केंद्र से, यानी बड़ी जीवा छोटी जीवा की तुलना में केंद्र के निकट होती है। यानी जो लॉन्गेस्ट सॉर्ड है इज नियरेस्ट टू सर्किल, और कंपेयरिंग किसके साथ है, स्मॉलेस्ट सॉर्ड के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ये
जो जीवा ए बी है वो बिल्कुल क्या आ गया, सी डी से छोटी आ गई, क्योंकि इस ए बी की दूरी ज़्यादा है और सी डी दूरी क्या है, कम है। जिसकी दूरी ज़्यादा वो छोटी होगी किससे, बड़े वाले से, ठीक है ना। तो इसलिए ए बी क्या आ गई, सी डी से छोटी आ गया। इस सवाल में आपको यही सिद्ध करना था। बाकी देखो मैंने आपको इस 12 की प्रणाली में लगभग जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन करवा दिया है, तो बाकी क्वेश्चन आप इनमें खुद निकाल लेना। कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो फिर से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे ये आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको जो भी नया वीडियो है अपलोड हो तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ में जो बेल आइकन बना होता है उस बेल आइकन को भी आप अवश्य प्रेस करेंगे। जैसे मान लो इस तरह से बेल आइकन बना होता है इस तरह से, तो इसको आप जरूर से प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।